क्या हो रहा है अभी शोल्डर पे? थोड़ा सा भी लिफ्ट करने के लिए पूरा बॉडी लिफ्ट करना पड़ रहा है। क्या हो रहा है फिर? फौज आए, ट्रिक मूवमेंट तो मूवमेंट ही नहीं है ये तो पूरा बॉडी ऐसे कर रही है। एक्सटर्नल रोटेशन करना है तो बॉडी ऐसे ले जा रही है, पूरा बॉडी। इंटरनल करना है तो बॉडी पूरा ऐसे लेके आ रही है। परफेक्टली एलिवेशन नहीं हो रहा है आर्म का, तो क्या कंडीशन है ये? मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, एबडक्शन भी नहीं हो रहा है, एडक्शन भी नहीं हो रहा है। पैरालिसिस क्यों नहीं है? नहीं नहीं, अभी तो बस यही है, क्लिनिकली यही है। ये पैरालिसिस क्यों नहीं है? ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में भी ऐसा हो जाएगा। सो इट मे बी ए पैरालिसिस केस, ठीक है। बट हिस्ट्री में बता रहा है कि मेरा बेटा हाथ पकड़ के उठा देता है, इसका बेटा हाथ पकड़ के उठा देता है तो उठ जाता है। या फिर डॉक्टर क्लिनिकली देख रहा है तो देख रहा है फुल मूवमेंट इज देयर। सो ये दिस मे बी ए केस ऑफ पैरालिसिस, ओके, देयर इज नो डाउट अबाउट। कोई मूवमेंट नहीं है, दूसरा कोई हाथ उठा दे रहा है, तो दिस में ए केस ऑफ पैरालिसिस। लेकिन एनसीबी ईएमजी इसका ठीक है। डेफिनेटली डॉक्टर विल आस्क फॉर एनसीबी ईएमजी। आप लोग भी बोलोगे, कोई आपके पास मैसेज भेजेगा तो आप बोलोगे एनसीबी ईएमजी करा लो यार, ये ब्रेकियल प्लेक्सस हो सकता है। फोरआर्म वर्क कर रहा है, रिस्ट ड्रॉप भी नहीं है, तो कंप्लीट ब्रेकियल प्लेक्सस नहीं है। हो सकता है ये केवल एक्सिलरी नर्व का इन्वॉल्वमेंट या फिर कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो कुछ और क्या हो सकता है? दिस इज सीडो पैरालिसिस। सीडो पैरालिसिस का क्या डिफिनेशन है बताओ विशाखा? तो वो तो ब्रेकियल प्लेक्सस में भी नहीं हो पाएगा। सो इनेबिलिटी टू एबडक्ट द आर्म विथ फुल रेंज ऑफ मोशन पैसिवली विथ इंटैक्ट न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में ठीक है, एनसीबी ठीक है, पैसिवली फुल हो रहा है, एक्टिवली कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज सीडो पैरालिसिस। एंड सीडो पैरालिसिस क्यों हो जाता है? जब फैटी इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है मसल की। जो अभी हम लोग मसल होते हैं, मसल फाइबर होते हैं, यदि लॉन्ग टर्म में ये टेयर है, आप इसको ऐसे छोड़ दोगे तो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई स्लोली स्लोली क्या हो जाता है, पूरा फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है उसमें। तो वो आपको क्लियर होता है एमआरआई से। ये एक्सरे है, एक्सरे में क्या देख पा रहे हैं हम लोग? देयर इज सुपीरियर मैग्नेशन ऑफ द ह्यूमरल हेड एंड देयर इज स्क्लेरोसिस है यहाँ पे, जिससे पता चलता है इसका कफ का कुछ तो गड़बड़ी चल रहा है। नेक्स्ट इज, अच्छा एमआरआई का पिक्चर नहीं है इसमें। एमआरआई में देयर वाज कंप्लीट फैटी इन्फिल्ट्रेशन। सो इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन व्हेन देयर इज सम आर्थराइटिस इज आल्सो देयर, ऊपर में आर्थराइटिस भी हो रहा है, कफ भी नहीं है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन है, तो इस केस में हम लोग रोटेटर कफ रिपेयर नहीं करेंगे। एक पेशेंट पहले भी था जिसका कफ टेयर हुआ था, लेकिन उसमें फैटी इन्फिल्ट्रेशन नहीं था और थोड़ा बहुत पावर बचा हुआ था, तो दैट वाज ए केस फॉर रोटेटर कफ। यहाँ पे चूंकि आर्थराइटिस भी हो रहा है, कफ भी नहीं है, पूरा फैटी इन्फिल्ट्रेशन है, तो दिस सर्जरी इज कॉल्ड एज रिवर्स शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी। रिवर्स शोल्डर में आप शोल्डर को रिवर्स कर देते हो। नॉर्मली ग्लेनोइड क्या होता है? कनकेव होता है, एंड ह्यूमरस इज कन्वेक्स। यहाँ पे आप इसको रिवर्स कर देते हो, इसलिए दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स सर्जरी। इससे न्यू सर्जरी यूरोप में बहुत पहले से इंट्रोड्यूस हो गई थी, इंडिया में पिछले 6-7 साल से चल रही है। तो इसमें क्या करते हो आप? डेल्टॉइड, ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है? बाहर होता है, यहाँ पे होता है, और इसके केस में आप यहाँ ले जाते हो, तो मीडियलाइज हो जाता है सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट, एज वेल एज इंफीरियर हो जाता है। पहले यहाँ पे रहता है, आप देखोगे इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पे है, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड यदि आप क्लिक करते हो तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो गया? यहाँ आ गया, यहां से यहां आ गया, इंफीरियर हो गया, मीडियल हो गया। तो उसके कंडीशन में क्या होता है? डेल्टॉइड का जो फल्क्रम है वो बड़ा हो जाता है और ये मीडियल आर्क बढ़ जाता है, मोमेंट
जो होता है इसका बढ़ जाता है, तो इसके चलते आप कफ की जरूरत नहीं होती है आपके आर्म को, डेल्टॉइड ही सारा काम करता है। तो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स शोल्डर आर्थोप्लास्टी। एंड कफ इज एसोसिएटेड विथ आर्थराइटिस ऑफ द शोल्डर जॉइंट, देन दिस सर्जरी शुड बी डन। ये आफ्टर 2 months only. So hardly there was any movement with this. Now she is doing this much of movement. This was after 2 months. And this was after 4 or 5 months, I think. So she is Busra. Busra ki nahi hai. So this was another side of shoulder problem, when arthritis with rotator cuff. That's why it should not be wait for very long. Otherwise, patient will develop this rotator cuff arthropathy and pseudoparalysis. In the same, now I am shifting to the knee joint. So you can see the gate. Which gate is this? Varus and और क्या हो रहा है नी पे? वायरस हो रहा है और क्या हो रहा है? राइट पे बहुत बढ़िया से पता चलता है। वायरस हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, नी पीछे जा रहा है, और क्या हो रहा है? लीन फॉरवर्ड है, ट्रंक जो है आगे की ओर क्यों शिफ्ट हो रहा है? ट्रंक यही क्यों नहीं रह रहा है? बॉडी वेट नी नहीं ले रहा है, खड़ा रहेगा तो इतना वेट नहीं ले रहा है, बॉडी आगे झुका ले रही है, सो दैट वेट थोड़ा कम हो जाए नी के ऊपर। वायरस हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, और क्या हो रहा है? नी बक्कल हो रहा है एक्सटर्नल रोटेशन में। सो इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल वायरस गेट। वन होता है सिंगल वायरस, अनदर इज डबल वायरस, एंड नेक्स्ट इज ट्रिपल वायरस। तो सिंगल वायरस में केवल नी बक्कल करेगा बाहर की ओर, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल वायरस, जो कि आपका लिगामेंट प्रॉब्लम के भी चलते हो सकता है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस के चलते। नेक्स्ट इज डबल वायरस, जिसमें क्या होता है? नी आपका वायरस होता है और एक्सटेंशन में जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज डबल। जब वायरस हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है और एक्सटर्नल रोटेशन में जा रहा है, तो इसको ट्रिपल वायरस बोलते हैं। क्या हो सकता है ये रवि? क्या केस है? एज 60-65 है, नी में वायरस है, चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या डायग्नोसिस है? सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट ना, वेरी सिंपल। सो दिस वाज द एक्सरे। फ्रैक्चर क्यों फ्रैक्चर हो गया? गिर गई थी इसलिए? स्ट्रेस फ्रैक्चर है। इतना ज्यादा मैकेनिकल एक्सिस यदि डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है? सारा का सारा वेट आइडियली यहां से जाना चाहिए, सेंटर ऑफ द नी, बट बिकॉज ऑफ द वायरस वेट जो है सारा यहां से ट्रांसमिट होता है, तो ये एक्सिस ऐसे और ऐसे हो जाता है, तो इस एरिया में बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ने लगता है, और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये स्ट्रेस पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाता है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन mechanics and alignment. Okay, that's why osteoarthritis is called as a disease of biomechanics. There is problem with the biology, the cartilage start getting degenerated, and the mechanical biomechanics, the knee get changed to from the neutral alignment to the varus alignment, and as maximum as varus goes, there is further degeneration of the cartilage, because the weight line shifted from the center of the knee to the medial compartment in varus, and if it is valgus, then lateral compartment.
So, and further continuation of the varus deformity will lead to a stress fracture. And this lady is walking with this for almost more than 2 years. So initially this stress fracture is painful, but after 2-3 months when it's converted to the non-union, then it become painless, because non-union will not lead to any type of pain. So what is the treatment? Long stem, long stem in the tibia. So this was done here also. You can see on this side the plating was also done, and this was done in 2019 only, and this is just after 3 weeks at the time of suture removal. Now it's almost 5 years has passed, patient is still doing fine. I have the second video of this patient, but it's not in the slide. That was, we asked last year only. She is from Sasaram. His son is working in railway at Danapur only. And after this, in the last case, both leg, one by one. We usually we operate one by one only most of the time, in 99% of one knee, then followed by another knee after 3 days. If there is no any comorbidities, no diabetes, no hypertension, no thyroid, no any then we do operate simultaneously. So literature says if there is more than one comorbidity with the patient, we should not replace both the knee at the same time, because chances of complication become very much high if there is more than one comorbidity associated with the patient. And 99.99% is percent of the patient will have either diabetes or hypertension or something like that. So your surgical trauma should not increase the further risk with the patient. So one by one most of the time. So this patient, this is 50-year male, farmer by occupation, sustained road traffic accident, and this was the X-ray. And patient went to a very big doctor, very senior guy. He applied plaster. That is the usual practice with us. And in the plaster, even this knee get dislocated. And this was after the removal of plaster. 50-year male. रवि बताओ क्या करोगे? So whenever there is posterolateral dislocation क्या बोलते हैं? पीछे होना चाहिए और टिबिया आपका लेटरल साइड में होना चाहिए. So posterolateral dislocation is very difficult to reduce its position, or even if get reduced, then it's very difficult to keep in this position with the plaster or knee immobilizer. So whenever there is posterolateral dislocation, it should not be tried with the cast or knee immobilizer. Okay. External fixator. If you want to avoid surgery for some time, then you should keep this such type of patient in external fixator only. That is the only condition that will keep this knee in reduced position. Okay. Yeah. So and now it's 6 weeks past. Then again he went to the same very big surgeon. At this condition, the surgeon advised for go for knee replacement. 50 साल हो गया है आपका, अब इतना डिसलोकेटेड है, बट नी रिप्लेसमेंट में चूंकि मीडियल कोलेटरल एंड लेटरल कोलेटरल इज नॉट वर्किंग, तो होगा नहीं होगा नी रिप्लेसमेंट? नहीं, प्रॉक्सिमल टिबिया का फ्रैक्चर नहीं. जब भी फ्रैक्चर है, फर्स्ट फोकस शुड बी एट द बोन followed by ligament, and if you are capable enough you can do the ligament reconstruction at the same time. If you are not, or if you think this can be managed conservatively, then second stage में आप ligament वगैरह कर सकते हो. once bone get healed,
पेशेंट स्टार्ट वॉकिंग, और फिर किस तरह का सिम्टम है पेशेंट को, बिकॉज इन एक्यूट ट्रॉमा देयर इज लॉट ऑफ ग्रोथ फैक्टर इनसाइड योर नी, so sometimes chances of healing of the PCL, MCL is high. ACL usually don't get healed by its own. तो इस स्टेज में लिगामेंट MCL, LCL भी टूटा हुआ है, फिर क्या करोगे? क्या बोलोगे? तुम्हारे पास आएगा पेशेंट फिर से कि सर आप फिजियो करा रहे थे, डॉक्टर साहब बोले नी रिप्लेसमेंट करवा लो, क्या बोलोगे? विशाखा, सर्जरी ऑप्शन डेफिनेटली राइट आंसर। विच सर्जरी? ठीक है यार, तो MCL, LCL तो है नहीं डॉक्टर साहब, मीडियल कोलेट्रल, लेटरल कोलेट्रल नहीं है। पचास साल का है, इतने दिन से डिसलोकेटेड है, लिगामेंट कैसे करेगा इसमें? इतना डिसलोकेटेड है, पीछे पड़ा हुआ है, सब स्कारिंग हो गई, वो तो पहले रेड्यूस ही नहीं हो रहा है। टीकेआर हो सकता है, लेकिन किस तरह का? यदि MCL, LCL नहीं है तो HTO तो यार ये तो हिंज नहीं, फिक्स नहीं, हिंज टीकेआर कर सकते हैं। जब MCL, LCL नहीं रहता है, टीकेआर में आप ACL, PCL हटाते हो, ठीक है, MCL, LCL नहीं है तो हिंज नहीं कर सकते, हिंज टीकेआर कर सकते हैं। लेकिन ये बोला सर मैं तो फार्मर, उसको यही बोला गया था, लेकिन वो बोला कि सर मैं तो खेती बाड़ी करने वाला आदमी हूँ, जमीन पे बैठ ही नहीं पाऊंगा, मेरा काम कौन करेगा, वो वहां से भागा है। वही हिंज की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो लेकिन ये नहीं चाह रहा है, फार्मर है ये। सो हियर कम्स द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर स्वाति। डॉक्टर स्वाति सेड कि पहले लिगामेंट करना चाहिए। तो ये इसका MRI देख सकते हो, ACL नहीं है, PCL नहीं है, ACL, PCL गॉन, MCL, LCL गॉन, जो MCL की बात कर रहे थे। और यूजुअली क्या होता है पोस्टरोलेटरल डिसलोकेशन में, मीडियल साइड के जो स्ट्रक्चर है, MCL है या मेनिस्कस है, वो नी के अंदर घुस जाता है, इसलिए ये रिडक्शन नहीं होता है। जब भी रिड्यूस करोगे ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, डिम्पल साइन हो जाते हैं, वहां पे पकड़िंग हो जाती है। ये था कंडीशन। सो डायग्नोसिस वाज 6-week-old posterolateral dislocation with ACL, PCL, MCL, posterolateral corner and medial meniscus. medial meniscus लॉक हो गया था, इसलिए रिड्यूस नहीं हो रहा। तो ट्रीटमेंट ये सब सारा ट्रीटमेंट है। कंजर्वेटिव हो सकता है, नी आर्थोप्लास्टी में हिंज हो सकता है, लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन होता है, एंड द लास्ट इज ऑर्थोडेसिस। 20 साल पहले इस तरह के केसेस को ऑर्थोडेसिस कर दिया जाता था, सो दैट आपका पावर रहेगा पूरा, आप अपना भारी काम कर सकते हो। ठीक, सो स्वाति का ओपिनियन इसको एक्सेप्ट किया गया है, लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन किया। और चूंकि चार लिगामेंट है और एक मेनिस्कस है, तो आप 2 स्टेज में भी कर सकते हो, पहले बाहर के कोलेट्रल करके फिर आप बाद में ACL, PCL कर सकते हो, या फिर सिंगल स्टेज में सारा कर सकते हो। तो सिंगल स्टेज, डबल स्टेज के ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेज है। की पॉइंट में आप सारा एसेस करते हो, फिर से इसमें ग्राफ्ट का प्रॉब्लम आता है कि ग्राफ्ट इतने सारे कहाँ से मिलेंगे, एंड देन सर्जरी के बाद रिहैब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ चेक एक्सरे में, फिर इंट्राऑप देख लो कितना खुल रहा है, मीडियल साइड, लेटरल साइड, आगे पीछे ये सारा। हाँ, पीछे देख लो सैक टेस्ट पॉजिटिव है, पीछे जा रहा पोस्टीरियर डोर। ये मीडियल मेनिस्कस था जो इंट्रैप हो गया था फीमर और टिबिया के बीच में, एंड चारों लिगामेंट सेम टाइम में रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन भी करते हैं जो स्टैंडर्ड है, ताकि टनल का कोलिजन्स नहीं हो, क्योंकि सारे टनल फिर मीडियल साइड, लेटरल साइड चारों लिगामेंट्स के लिए रहते हैं। तो दिस इज माय modification. Instead of 2 tunnel in the femur for posterolateral corner, we do use only 1 tunnel, that is modified Laprade we said, and tendons वगैरह है इसके साथ। तो ये सिंगल स्टेज में कंट्रालेटरल से आप देख सकते हो, अपोजिट नी से भी टेंडन लिए गए, ठीक है, MCL वगैरह ये सब सारा। और जब सारे चारों रिकंस्ट्रक्ट कर दिए गए तो अगेन फिक्सेटर लगाया गया है, बिकॉज इतने दिन की ये स्कारिंग के बाद क्या होता है, इट्स हैविंग टेंडेंसी टू गो बैक इनटू सेम पोजीशन।
सो ह्यूमन जॉइंट्स के साथ ये बहुत बड़ी बात है कि यदि आपने 1.5-2 महीने के लिए जिस पोजीशन में छोड़ दिया वो फिर वही शेप ले लेता है। तो लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद मैं सिंपल इमोबिलाइजर देता तो वो फिर से वो सब लग सेट हो जाते, सारे लिगामेंट स्ट्रेच आउट हो जाते। तो उसको फिर फिक्सेटर से इसको स्टेबलाइज कर दिया। अब ये फिर फिक्सेटर रिमूव कराना आया 6 वीक के बाद। यूजुअली हम लोग 3 वीक्स के लिए रखते हैं, बट ही केम बैक, ही इज फ्रॉम मोतिहारी, ही केम बैक आफ्टर 6 वीक ओनली एंड 6 वीक के बाद आया, फिक्सेटर निकाला और मूवमेंट शुरू कराया तो स्टिफ हो गया। दिस इज आफ्टर 2.5 month, मतलब आफ्टर 10 वीक्स। So there is 10 degree of lag and this is around 60 degree of movement. So 10 to 60 degree only. 2.5 महीने हो गए। एजाज बोला कि सर ये 10 डिग्री से 60 डिग्री का मूवमेंट है। डॉक्टर एजाज लेके आया मेरे पास कि मैं 1 महीने से करा रहा हूँ, क्या करना चाहिए फर्दर? डॉक्टर साहब बताइए। मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया एक ऑप्शन है डॉक्टर साहब। नो आइडिया। मरीज पहुंच गया आपके पास, डॉक्टर साहब 2.5 महीने हुए हैं, डॉक्टर एजाज से करा रहे थे, अभी इतना मूवमेंट है। आप ये थोड़ी ना बोलिएगा कि नो आइडिया। बोला डॉक्टर अरविंद ने सर्जरी किया है, डॉक्टर एजाज 2.5 महीना हो गया मेरा सर्जरी को, अभी 10 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है, अब आप करिए क्या करना चाहिए, या तो आप करिए नहीं तो ओपिनियन दीजिए। और इस तरह के पेशेंट जाते होंगे आप लोग के पास, नोट विद द मल्टी लिगामेंट, सिंगल लिगामेंट के। क्या ट्रैक्शन दे के रखना है? ओके, फॉर हाउ लॉन्ग टाइम? कितने दिन तक, और फिर क्या करना चाहिए? एजाज बाबू भी करा रहे थे लेकिन थक गए, पिछले 10 दिन से देखे कि 20 दिन के बाद कुछ हो नहीं रहा है तो वो मेरे पास ले आए। डॉक्टर एजाज करा रहे। ये तो डॉक्टर एजाज करा ही रहे थे। फिर आप फिर से ट्राई, कितना दिन तक ट्राई करना चाहते हो? 2.5 महीना हो गया। नहीं जाता है। सो दिस इज द मैसेज, इफ देर इज एक्सटेंशन लैग post surgery 2 month 3 month has been passed, so what Swati is saying, it's very difficult to achieve full extension by physiotherapy means that you people has to keep in mind कि अब 2.5-3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, तुम्हारा अभी भी 15 डिग्री का लैग है। अब पेशेंट पहले रवि के यहाँ करा रहा था, अभी इसके यहाँ चला गया, तो अब ये फिर से 2 महीना ट्राई नहीं करना चाहिए, बिकॉज you are not going to achieve 0 degree by physiotherapy means. So showing this picture is a message that you people has to keep in mind that after some time getting full extension become very difficult by physiotherapy. Okay, so what is the option here? One said manipulation under anesthesia, that is one option, but with the manipulation under anesthesia generating so much of force sometimes leads to re-injury of your reconstructed ligament. So nowadays the treatment option is क्या? Orthoscopic ortholysis. You just see what is the pathology, you release it with the help of saver and cautery. Similarly, this is the options here: continued physiotherapy, manipulation, orthoscopic and other treatment. So orthoscopic ortholysis was done. So this is the adhesion usually you find inside the knee when there is a stiffness of the knee because of any reason. Maybe because of trauma case, it's maybe because of infection. Most of the time this suprapatellar area get fixed and patellar movement become very less. So this is the band, the patient, this is the femur and this is the patellar side, this is the band, most of the time is developed, and this band is very strong. Many a time manipulation under anesthesia will lead to fracture of the femur. Your femur get fracture, or at the time of physiotherapy also. I have seen till now at least 12-13 patients who got fractured their distal end of the femur at the time of physiotherapy. Recently we saw around 1 month back in the Paras hospital. So any extra force at the time of physiotherapy also you people should not apply, because this may lead to fracture.
So extra force you people should not apply. At the same time, if there is too much of pain, again you should not apply any force, because this is the pain that patient is telling that this is beyond my control. So you are doing something else other than mobilizing the knee. So that stress is going to either on the tendon or muscle or over the bone, that may lead to injury of your tendon, muscle, or you can fracture the bone also. So this was after the orthoscopic ortholysis. My first aim was to achieve 0 degree of extension, that was achieved, and knee was still 20-30 degree of flexion lag. So that I don't mind. Anything more than 90 degree is good enough for patient. And once you have released that adhesion, so with the physiotherapy, now if patient will go in this position to you, Dr. Saab, then you can say confidently, okay, ab main mor dunga. Okay. So post 90 degree, the stress over knee become very less at the time of mobilization. And 0 degree full extension is the aim. Okay. This is he is doing at his home only. Then he never back to come here. And this was the full extension. This is the full flexion. You can see this stair he is climbing. This is after 6 months. So this severe injury patient was having, and this much of function. Then recently this case was selected for the master case presentation at Delhi only. So at that time, just recently 3-4 months back, I just called the patient that send me your X-ray, and this was the X-ray. You can see the ACL, PCL. ACL is very well incorporated, PCL is very well. This is the posterolateral corner, this is MCL. He sent me, and I asked him to send me your video also. So this is the guy. So you can see. So if you plan in a very good way, so if you had done this hinge knee with this patient at the 5 year down the line, he was requiring second revision surgery, and now he is very much happy with this. So knee replacement surgery is for damaged cartilage, not for the damaged ligament. That has to be keep in mind. And almost every surgeon, ortho surgeon, has asked him go for knee replacement only. But there was no problem with the cartilage. At the end of 5 years, even with the meniscectomy of the medial meniscus, patient still having this much of function. So knee replacement is the surgery for cartilage only. It's not for the ligament. And also for the older patient only, because younger patient having good quality of cartilage with reason. Even with the trauma patient at the age of 40, 35 nowadays, I see patient doctor used to prescribe go for knee replacement. Nothing can be done. But if there is malalignment, a step in the fracture, you just do the corrective osteotomy, place the thing at its place. Patient will have their knee for 15-20 years. So that at the age of 60, he will have primary knee replacement. Suppose this patient 5 years back would have been gone for the hinge knee replacement, then 5 to 6, maximum 7 years is the life of this, average life of hinge knee. So after 1 or 2 years, he will requiring the second surgery, then third surgery, then fourth surgery, something. So that has to be keep in mind also, that TKR is for cartilage surgery, not for the ligament surgery. Ligament tear should be treated with ligament reconstruction. Or if patient is younger, suppose patient has torn his ligament 20 years back at the age of 20, now he is 40, and because of the continuous progression of arthritis, meniscus damage, he developed varus deformity also. So at this place, patient can be treated with Ravi, Bisakha, chronic ACL tear with varus deformity with medial compartment osteoarthritis. Which surgery? कौन सा सर्जरी ये पूछ रहा हूँ. पेशेंट आपके यहाँ फिजियो करा रहा है पिछले 10 साल से ACL टेयर को लेके, वो सर्जरी नहीं कराना चाहता है. 10 साल से आप करा रहे हो रही है, पेशेंट भी खुश है.
अब क्या है कि दिक्कत दर्द हमेशा रहने लगा है क्योंकि मीडियल साइड में उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगा। ठीक, तो कौन सा सर्जरी है तुम ही से पूछेगा, क्योंकि तुम 10 साल से फिजियो करा रही हो उसको, तो तुम ही से पूछेगा ना, किससे पूछेगा बोलो। तो क्या एडवाइस करोगी? HTO, हाँ, एज इज 40 ईयर ओनली, इसमें है नहीं, एज इज 40 ईयर ओनली, हाँ, पेशेंट कैन नॉट गो फॉर total knee replacement. So you can do the HTO, change the mechanical alignment, and you do ACL reconstruction at the same time. So ACL with HTO is the answer. Okay. High tibial osteotomy. So you shift the mechanical axis from medial side to the center of the knee. Okay. So any more questions? और कोई questions? हर ACL क्या बोलो, नहीं सुन समझ। हाँ हाँ, ACL, अच्छा, यू मीन टू आस्क कि किसमें सर्जरी करना है और किसमें सर्जरी नहीं करना है, ये पूछना चाह रहे हो? अच्छा, graft, see, every graft is having some advantage and disadvantage, but the most preferred is the hamstring graft and bone patella tendon bone graft. Nowadays the people used to take the hamstring quadriceps tendon graft. The peroneus longus is easy to harvest, but there is no long term study. The maximum study is 7-8 year only. मैंने यूज किया था यहाँ पे 2017 में, जो तुम कराए होगे फिजियो, पंकज करके जो लड़का था, जिसकी बेंगलोर में 3-4 बार सर्जरी हो चुकी थी, 2 बार रिवीजन ACL। द फर्स्ट पेरोनियस लॉन्गस आई हैव यूज इन 2017 ओनली। मल्टी लिगामेंट केसेस में यूज करते हैं, बट धीरे धीरे मैं क्वाड्रिसेप्स पे शिफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि द पेरोनियस लॉन्गस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑन द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द एंकल जॉइंट। ओके, सो यू नेवर नो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका क्या है। बाकी ऑल अदर ग्राफ्ट आर वेल स्टडीज, ऑलमोस्ट 40-50 ईयर का ट्रैक है उसका, 90-80 से यूज हो रहे हैं। तो कुछ दिन के बाद में भी यदि आता है कि कुछ नहीं उसके इफेक्ट है, देन यू कैन यूज फ्रीक्वेंटली एडवाइस फॉर पेरोनियस लॉन्गस, बट पेरोनियस लॉन्गस फॉर प्राइमरी ACL should be the last graft. Before that you have hamstring, you have quadriceps, you have bone patella tendon bone graft. तो इसी की बात कर रहा है, दिस इज क्रोनिक ACL टीयर। आप देख सकते हो मीडियल कंपार्टमेंट के मेनिस्कस कंप्लीटली लॉस है। So what happen in such type of cases, in spite of going weight from the mechanical axis center of the knee, ये medial side of the knee से जाने लगते हैं, then it's become painful because of there is no meniscus। तो यही केस बता रहा था अभी। So chronic ACL, but age is 40 year only, huh? So usually what is happening here, you can see how this weight increases when there is a varus deformity over the knee. This is the more, this arm become bigger, that leads to increased force over the knee joint, huh? So that's why varus should not be accepted. And हाँ 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 हाँ, डेफिनेटली जाने अनजाने में इस तरह के पेशेंट वेट दूसरे साइड में ज्यादा लेके चलता है। नहीं, आप प्राइमरी पैथोलॉजिकल साइड ठीक कर दो, ऑटोमेटिकली वो साइड ठीक होने लगेगा। होता है, यदि लॉन्ग टर्म में परसिस्टेंटली जाने अनजाने में सपोज पेशेंट में ACL इंजरी है, तो वो दूसरे साइड में ज्यादा लोड डालेगा, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस है नहीं। ये जो प्लेन है, सेजाइटल प्लेन का मूवमेंट जो है एंटीरियर पोस्टीरियर, वो बढ़ जाता है, वो हमेशा उसको डर लगेगा, तो जाने अनजाने में वो हमेशा इस पे ज्यादा लेके वेट लेके चलता है। एनी मोर क्वेश्चन, डॉक्टर एजाज? हाँ सर।
Frozen soldier says rotator cuff. परफेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन सर, हैज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों ने किसी ने नहीं पूछा। सर वो पेशेंट तो आ रहा है, पेन है शोल्डर में, हम लोग फिजियो करा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है कि इसकी डायग्नोसिस फ्रोजन शोल्डर है कि रोटेटर कफ इंजरी है? बताओ क्या फर्क पड़ता है? फिजियो चल रहा है, दवा खा रहा है, क्या फर्क पड़ता है फ्रोजन शोल्डर है कि रोटेटर कफ टेयर? Perfect. Because differentiating is important, because if you manage conservatively rotator cuff and patient will continue with the symptom. Suppose patient get okay with symptom that there is no problem after physiotherapy, that is the primary treatment for most of the time frozen shoulder rotator cuff injury, then it's fine. But even after 3-4 months of the rehab physiotherapy, patient is still having pain, it means स्टिल एबडक्शन में दिक्कत आ रही है, इट मीन्स कि उसका डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है। और लंबे समय तक यदि हम लोग रोटेटर कफ को ऐसे छोड़ देते हैं तो सीडो पैरालिसिस डेवलप हो सकता है, रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी हो सकती है। तो आइडेंटिफिकेशन एट डे 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट कि यदि 2 महीने के बाद भी उसको रिलीफ नहीं हो रहा है रिहैब के बाद, तो आई लास्ट कि नहीं आप जाइए, आप सर्जरी कराइए, अब इससे ज्यादा फिजियो कराने से आपका हार्म होगा। That's why it's important to diagnose a shoulder pain patient, whether it's a frozen shoulder or whether it's a rotator. फ्रोजन शोल्डर कंफर्म डायग्नोसिस है तो हो सकता है वो साल भर लग जाएगा उसको ठीक होने में, और आप लोग साल भर फिजियो उसका करा सकते हो और कराना चाहिए। बट यदि ये फ्रोजन शोल्डर नहीं है, रोटेटर कफ है, 2 या 3 महीने में ठीक नहीं हो रहा है और आप कंटिन्यू करते हो फिजियोथेरेपी, तो आप वो हार्म कर रहे हो उसका। या इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है, 2 महीने में ठीक नहीं हो रहा है, आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो अगेन फर्दर हार्म हो रहा है। अगेन रोटेटर कफ हो सकता है, फ्रोजन हो सकता है, इम्पिंजमेंट हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है। सारे पेशेंट में शोल्डर पेन में ये सारी डायग्नोसिस होती है, एंड एज आई सेड इट्स ओनली इन द 30% ऑफ द केसेस फ्रोजन शोल्डर इज द प्राइमरी डायग्नोसिस। इम्पिंजमेंट हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, शोल्डर आर्थराइटिस हो जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर शोल्डर पेन को फ्रोजन शोल्डर लिख के इलाज करते रहते हैं, और आप एक सिंपल एक्सरे कराते हो तो उसमें आर्थराइटिस दिखता है आपको। पेशेंट में हिस्ट्री भी देता है, 3 साल से फिजियो करा रहे हैं डॉक्टर साहब, आराम होता है, फिर 1 महीने के बाद फिर वही हाल हो जाता है। कोई भी फ्रोजन शोल्डर 3 साल तक नहीं चल सकता, या तो आर्थराइटिस है या रोटेटर कफ टियर है, 2 साल हो गया, इम्पिंजमेंट है 1 साल, इवन 9 मंथ के बाद यदि प्रोग्रेस कर रहा है पेशेंट, फिर से आपके पास आ रहा है, तो देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू लुक फॉर। तो इसलिए डायग्नोसिस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज सम नीड्स अर्ली इंटरवेंशन। तो आप उसको, जैसे इम्पिंजमेंट हो रहा है तो आप देख लो क्या रीजन है, क्या हो रहा है, बर्साइटिस है, एक्रोमियन इम्पिंज कर रहा है, एक्रोमियन इम्पिंज कर रहा है, तो आप सिर्फ सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन करने से आप कफ को बचा सकते हो। यही यदि साल 1.5 साल तक खिंच जाएगा तो कफ का टेयर हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक